नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बता दिया कि वो मोम की गुड़िया नहीं बल्कि फौलादी इरादों वाली एक मजबूत महिला है जो पंगा लेती नहीं लेकिन ले लेती है तो हुकूमतों से भी टकराना जानती है। बीएमसी ने मुंबई में उनके दफ्तर पर कल बुलडोजर चलाया। आज उन्होंने अपना दफ्तर देखा, फिर अपने टूटे हुए सपनों के महल को न सिर्फ फिर से बनाने का विश्वास दिखाया बल्कि उद्धव सरकार के खिलाफ बोल दिया है और बड़ा आक्रमण। जिस दफ्तर को कंगना रनौत अपना घर मानती हैं, अपना ईमान, दुनिया जहान, धर्म, अपना कर्म सब कुछ मानती हैं, उस पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो कंगना का आक्रोश लावा बनकर उबल पड़ा। अपने दफ्तर का टूटा फूटा मंजर देखती कंगना की आंखों को देखिए, इन आंखों में मायूसी में लिपटा आक्रोश है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देख रहे हैं आज तक की स्क्रीन पर। कंगना रनावत यहाँ पे देखते हुए ये पूरा बर्बादी का मंजर, पूरा टेबल, फर्नीचर, चेयर सब कुछ तोड़ा हुआ है, पूरी अलमारियां टूटी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आज तक पर। आप देखिए, उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी उनके साथ है और कंगना रनावत यहाँ पे एक दिन बाद, मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये पैंट्री जिसको बीएमसी ने कहा इसकी अनुमति नहीं है। अब पाली हिल से कंगना अपने खार वाले घर लौटी तो उन्होंने अपनी जंग का ऐलान कर दिया। कंगना ने मुंबई में रणभेरी बजाई तो उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इस प्रकार से कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा और पूर्व में भी कई ऐसी जघन्य अपराध हुए हैं, घटनाएं हुई है, इससे जो है वहाँ की जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार तुरंत उसको भंग किया जाए। इस स्वाभिमान की कीमत जब अपने दफ्तर पर चले बुलडोजर और हथौड़ों के रूप में चुकानी पड़ी तो बॉलीवुड के रूप पहले पर्दे की अभिनेत्री के तेवर से महाराष्ट्र की सरकार कांप उठी होगी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। कंगना ने इतनी बड़ी चुनौती या धमकी सीधे उस ठाकरे की तरफ उछाल दिया जिनका परिवार मुंबई के लिए बेताज बादशाह रहा है। याद कीजिए बाल ठाकरे को कि बड़े बड़े दिग्गज उनके दर पर हाजिरी बजाने पहुंचते थे। आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत की धमक और इकबाल को कंगना अपने टूटे हुए दफ्तर के मलबे तक घसीट लाई। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। अगर ठाकरे सरकार चाहती, अगर शांत बैठती तो शायद ये पूरा मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन उसके बाद बीएमसी ने जो कार्रवाई करी है, उसके बाद वो सारा जो पब्लिक सेंटिमेंट है, मूड है, अब वो शिवसेना के अगेंस्ट जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन कंगना और शिवसेना की लड़ाई हर बीतते पल के साथ और तीखी होती जा रही है। जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। कंगना के आक्रामक तेवर के आगे शिवसेना का खौलता खून ठंडा पड़ने लगा। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर।
कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर की कीमत पर सीधे सरकार से पंगा ले लिया है और उनका रंग ढंग बता रहा है कि उनके तीखे तेवर से ठाकरे की सरकार फंस गई है। नहीं तो जिन शरद पवार के समर्थन से उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही है वो भी बीएमसी के फैसले पर उंगली नहीं उठाते। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। कंगना का दफ्तर टूटा तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में कंगना के वकील ने बीएमसी के फैसले की धज्जियां उड़ा दी। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, लेकिन उससे पहले खबर है कि कंगना के दफ्तर के बाद उनके घर पर भी बीएमसी के बुलडोजर की नजर पड़ गई है। लेकिन इससे डरने की जगह कंगना का इरादा लड़ने का है। अपने सपनों के संसार को मलबे में बदला देख कंगना के दिल में क्या भाव आ रहा होगा? शायद बदला का, जिसकी झलक उन्होंने अपनी आंखों से इसे देखने से पहले ही दिखा दी थी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से 2-2 हाथ का ऐलान किया था। वो यहाँ अपने दफ्तर आई हैं। जाहिर तौर पे इसको लेके लोगों में भी बहुत ज्यादा असंतोष है कि इनके साथ कंगना कितना डैमेज हुआ है। कंगना यू सैड। टॉप एंगल से ये तस्वीरें आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पे, आज तक के स्क्रीन पे आपको सीधे दिख रही होंगी। कंगना रनावत लगभग 10 मिनट तक अपने दफ्तर पर रुकी और यहाँ से जाती हुई कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई पर ट्वीट कर ट्विटर हमला किया और पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां बीएमसी के लिए अपना बचाव मुश्किल होने लगा। हाईकोर्ट ने पूछा कि बीएमसी के अधिकारी किसी बिल्डिंग के अंदर क्यों गए, जबकि उसकी मालिक वहां मौजूद नहीं थी। जवाब में बीएमसी ने कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि अवैध निर्माण को नियमों के तहत गिराया गया, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। बीएमसी की सफाई है कि कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध कंस्ट्रक्शन था, जिसके कारण उसको तोड़ा गया। लेकिन सवाल उठता है कि बीएमसी ने कंगना को सिर्फ 24 घंटे में जवाब देने के लिए नोटिस क्यों दिया? क्यों नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया? वहीं मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बंगले में अवैध निर्माण पर नोटिस के जवाब के लिए 7 दिन का समय क्यों दिया गया? कंगना से हिसाब बराबर करने चली शिवसेना यहां फंस गई, क्योंकि अब मनीष मल्होत्रा पर मेहरबानी का जवाब बीएमसी के लिए भारी पड़ सकता है। कंगना रनौत से पंगा लेकर बीएमसी ने खुद अपने पैरों पर इतनी जोर से कुल्हाड़ी मारी है कि दर्द से सहयोगियों का दिल करा रहा है। बीएमसी में शिवसेना का राज है, लेकिन बीएमसी अपने तमाम फर्ज में जीरो साबित हुई है। मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, लेकिन इससे बचाव में क्यों नाकाम है बीएमसी? हर साल बारिश की वजह से मुंबई बर्बाद होती है। उस वक्त क्या करती है बीएमसी? महाराष्ट्र के कैग ने 2 साल पहले बीएमसी के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाया, लेकिन 2 साल बाद भी क्यों कुछ नहीं हुआ? हर साल कई अवैध इमारतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण वो गिरती हैं और हादसे होते हैं। तब क्यों बीएमसी सोई रहती है? जब बीएमसी ने 1 जनवरी 2016 से 8 जुलाई 2019 के बीच अवैध निर्माण और अतिक्रमण के 52,154 शिकायतें पाई थी, तो कार्रवाई सिर्फ 4,166 पर ही क्यों हुई? मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों में आग से बचाव का इंतजाम न होने के कारण पिछले 7 साल में 386 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस पर चुप्पी क्यों साध लेती है बीएमसी? इन सवालों का जवाब बीएमसी के पास नहीं है, लेकिन बुलडोजर का सियासी इस्तेमाल करना उसे शायद अच्छे से आता है। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि बीएमसी ने अपनी बुराई करने वालों के खिलाफ इस हथकंडे का इस्तेमाल किया हो। मुंबई तुला बीएमसी वर भरोसा नाही का? मुंबईच्या रस्त्यामध्ये झोल झोल, रस्त्यांचे खड्डे कसे खोल खोल। जुलाई 2017 में आरजे मलिष्का ने बारिश के दौरान मुंबई की सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों को लेकर एक गाना गाया था, जिसके बाद बीएमसी के अधिकारियों ने मलिष्का के घर का निरीक्षण किया। लेकिन जब कोई अवैध निर्माण नहीं मिला तो घर में डेंगू के लार्वा मिलने का मामला बना दिया था। मुंबई तू माया संग गोड बोल, मुंबई तुला बीएमसी वर भरोसा नाही का? मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी जब बीएमसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो बीएमसी ने उन्हें फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमा दिया था।
लेकिन बाद में कपिल शर्मा ने बीएमसी से समझौता करके बात खत्म कर दी थी। लेकिन कंगना ने समझौता करने की जगह संघर्ष का रास्ता चुना। कंगना के इस संघर्ष में सरकार फंसती नजर आ रही है, तो ये खबर भी आ रही है कि बीएमसी की अगली नजर खार की उस बिल्डिंग पर है जहां कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं और जहां वो रहती है। ये इमारत एक बिल्डर ने बनाई है जिसमें 7 साल पहले कंगना ने 3 फ्लैट खरीदे थे। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के फ्लैट में कंगना रहती है। साल 2018 में बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ कंगना ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब बीएमसी ने एक बार फिर कोर्ट से कंगना के फ्लैट को तोड़ने की इजाजत मांगी है, लेकिन कंगना के समर्थक बीएमसी की कार्रवाई को उसकी गुंडागर्दी बता रहे हैं। अब 22 सितंबर को पता चलेगा कि कंगना सही है या बीएमसी। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, मुंबई आज तक। कंगना ने शिवसेना पर, बीएमसी पर, महाराष्ट्र सरकार पर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधा आक्रमण बोल दिया है। इस आक्रमण में उन्होंने उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया है जो शिवसेना के पारंपरिक राजनीतिक हथियार है। अयोध्या से लेकर जय श्री राम और शिवाजी महाराज से लेकर कश्मीरी पंडितों के जज्बाती सवालों को कंगना ने अपना कवच बना लिया। अयोध्या और जय श्री राम का नारा शिवसेना के हिंदुत्व के एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा था। शिवसेना ने अपने एजेंडे को कभी छुपाया भी नहीं। इसीलिए जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी तो शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने इसका सेहरा अपने सिर भी बांधा था और उनकी गैर मौजूदगी में उद्धव ठाकरे भी उसी राम नाम वाले हिंदुत्व की जय जयकारी करते रहे। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि मंदिर था, है और रहेगा। ये तो हमारी धारणा है, हमारी भावना है। दुख इस बात का है कि वो दिख नहीं रहा। वो मंदिर दिखेगा कब? ठाकरे का मुद्दा, कंगना का दांव, बीएमसी को बाबर सेना बता उठाया अयोध्या का मुद्दा। लेकिन शिवसेना और उद्धव को हिंदुत्व के अखाड़े में ही ललकार रही हैं कंगना रनौत। अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से कर दी और बीएमसी के कर्मचारियों को बाबर की सेना। मणिकर्णिका फिल्म्स की पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठाकरे का मुद्दा, कंगना का दांव, कश्मीरी पंडितों का उठाया मुद्दा। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। पिछले साल अगस्त में जब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाया तो उसका दमदार समर्थन करने वालों में शिवसेना भी थी। अपनी राजनीति बाजू में रखिए, लेकिन देश के लिए जो जरूरी है उसका स्वागत करना चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे और शिवसेना भी कश्मीरी पंडितों का सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन मुंबई में कंगना का दफ्तर टूटा तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर भी अपना दांव चल दिया। क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा। पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे आए तो महाराष्ट्र की बागडोर के लिए शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ा और एनसीपी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। आज सत्ता के उसी दांव को लेकर कंगना ने शिवसेना पर हमला कर दिया। जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है?
कंगना ने शिवसेना पर जिस तरह हमला बोला है और अकेले ही अपनी लड़ाई को जिस स्तर तक वो ले गई हैं, उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कंगना का दफ्तर जरूर टूटा, लेकिन उनके हौसले के भंवर में शिवसेना फंस गई है। अगर आप एक माहौल बनाना चाहते हैं, उसकी राजनीति कुछ लोग करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल मेरे खिलाफ एक माहौल बनाना चाहता है, तो मैं उसको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। आप करते रहिए। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना बहुत मुखरता से बोलती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश की कई समस्याएं नहीं होती। लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे तो यहाँ तक कह गए थे कि अगर सावरकर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तर मग मी म्हणतो आमचे सावरकर पंतप्रधान असते तर काय झालं असतं, पाकिस्तानच जन्माला आलं। अब उसी पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसको लेकर शिवसेना भी पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई की वकालत करती रही है। लेकिन उसी पीओके को लेकर कंगना ने उद्धव सरकार को घेर लिया था। मैं कभी गलत नहीं थी और मेरे दुश्मनों ने इसे फिर साबित किया कि मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर हो गया है। कंगना के पीओके वाले बयान पर ऐसा बवाल मचा कि शिवसेना से कंगना की तनातनी उनके पाली हिल वाले दफ्तर के डिमोलिशन तक पहुंच गई। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। इसके बाद कंगना के आक्रामक तेवर के जाल में फंस गए ठाकरे। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई के महाभारत में मर्यादाएं भी खूब टूटी, भाषा की गरिमा गिरी, लेकिन इसमें हद ये हो गई कि कंगना के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज हो गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने बयान में तू तड़ाक कर दिया। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ। उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो। वो लड़की अगर मुंबई यानी पाकिस्तान बोलती। महाराष्ट्र का किंग बनाम बॉलीवुड की क्वीन, ये लड़ाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ के सवाल पर इस कदर बढ़ी कि सारी मर्यादाएं टूट गई और इसमें बिखरती गई भाषा की शालीनता। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दोनों है नॉटी। देखो, एक वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से। फिर मुंबई के विक्रोली थाने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की खबर आई। वैसे ये लड़ाई काफी पहले से ही ट्विटर पर बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। कंगना ने एक ट्वीट किया जिसमें भाषा की थोड़ी मर्यादा गिरी, उखाड़ सको तो उखाड़ लो वाला। लेकिन भारतीय परंपरा और सभ्यता की दुहाई देने वाली शिवसेना के मुखपत्र में आज सुबह जो छपा उसकी बैनर हेडलाइन थी, उखाड़ दिया, अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा। वैसे ये जंग तब परवान चढ़ी जब 4 सितंबर को कंगना ने चुनौती उछाली कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई ना आऊँ। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं मुंबई जल्द आऊंगी। मैं 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं किस समय मुंबई आऊंगी वो टाइम भी सभी को बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना के इस तल्ख ट्वीट का और तलखी से जवाब देने में शिवसेना फंसती चली गई। मुंबई ये मराठी मनुष्य के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताए उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना रुकेगी नहीं। फिर तो बात इस हद तक बिगड़ गई कि संजय राउत भाषा की मर्यादा भूल गए। हमले की रौ में उन्होंने ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें देखा और बताया नहीं जा सकता। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। शिवसेना के आक्रामक तेवर के आगे बड़े बड़े लोग हथियार डाल देते हैं, लेकिन कंगना अपने आत्मविश्वास और हिम्मत के हथियार के साथ खड़ी हो गई। आज तक ब्यूरो। मुंबई में कंगना का दफ्तर टूटा तो इसे उद्धव सरकार के बदले की कार्रवाई बताया गया, लेकिन कंगना और उद्धव सरकार में ठनी क्यों?
क्या बात सिर्फ जुबानी जंग की है या मामला कुछ और है? आज कंगना की मां ने कहा कि पहले उनका परिवार कांग्रेस के साथ था लेकिन अब बीजेपी के साथ है। क्या उद्धव सरकार ने कंगना से इसी का बदला लिया है? इस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है वो निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। गुंडे की तरह बिहेव कर कंगना को बदनाम करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए जानबूझकर शिवसेना ने कार्रवाई की है। हम इसका धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और ये मुंबई कोई किसी की बाप की जागीरी नहीं है। बीएमसी ने ये कुकृत शिवसेना के नेताओं के कहने पर किया है। ये समर्थन बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को मिल रहा है, जो सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पंगा ले रही हैं। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बीजेपी पहले ही दिन से कंगना के समर्थन में उतर गई। पहले कंगना को Y+ सुरक्षा, अब कंगना के दफ्तर पर चले बीएमसी के हथौड़े के बाद उद्धव ठाकरे की निंदा। आज कंगना के पक्ष में पूरे देश भर में सब लोगों ने आवाज उठाई है और स्वाभाविक रूप से एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते हमको भी, हमारे दल को भी आवश्यक लगता है कि ऐसे में एक बेटी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, बेवजह किया जा रहा है, ऐसी सूरत में उनका साथ होकर के, खड़ा होकर के उनके लिए मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। इससे पहले जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कंगना उद्धव ठाकरे के खिलाफ आग उगल रही हैं। कंगना लगातार ये बोलती आई थी कि उनका हमेशा एक सपना था, अरमान था कि वो यहाँ पे इस तरह से एक दफ्तर बनाएंगी। आप देखिए 3 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड 2 मंजिला दफ्तर है। उसके बगल में जो बिल्डिंग है, मैं लगातार ये कह रही हूँ कि बीएमसी बिल्कुल एक तरीके से मछली की आग की तरह, उसको सिर्फ कंगना का घर नजर आ रहा था और बुलडोजर नजर आ रहा था। इस बीच कंगना की मां आशा रनौत मीडिया के सामने आई और कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। साथ ही ये भी कहा कि उनका परिवार पहले कांग्रेस के साथ था लेकिन अब बीजेपी के साथ है। फूल नहीं है, चिंगारी है। मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी। लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, है जिन्हें लेके मेरी बेटी, देखो आज वहाँ पे क्या हुआ। अगर मेरी बेटी को सिक्योरिटी नहीं होती तो उसके साथ क्या नहीं होता। मां के इस बयान पर कंगना ने ट्वीट किया, उन्होंने जब मेरा ऑफिस तोड़ा तो आंखों के सामने मां का, कहा था न मैंने, चेतावनी देने वाला चेहरा आ गया। उसके बाद से मैंने उसका फोन नहीं उठाया है। ये बयान मेरे टाइमलाइन पर अभी अभी फ्लैश हुआ है और पूरे मामले पर उनका बदला रुख मेरे लिए सुखद आश्चर्य है। वहीं बीजेपी कंगना के मुद्दे पर लगातार उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही है। हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर FIR। बाला साहब वीर पुरुष थे, सदा किया सब पर उपकार, हिंदू हृदय पर राज किया, नमन तुम्हें है बारंबार।
उनके नाम पे सत्ता पाकर भूल गए तुम अपना आधार। जिनसे लड़ी सदा शिवसेना आज खड़ी है उनके ही द्वार। सुनो उद्धव, सुनो आदित्य, सुनो राहुल और शरद पवार, फिर गुंडा युग लौट रहा है, होगा मुंबई में हाहाकार। पूरा देश देखे नौटंकी, एक नारी पर अत्याचार, धमकी दी और ऑफिस तोड़ा, क्या इसको कहते हैं सरकार? हे मुमरा देवी सिद्धि विनायक, दया करो है अपरंपार, हरामखोर मतलब शिष्टाचार, तू कहने पर एफआईआर, तू कहने पर एफआईआर। आखिर कंगना और महाराष्ट्र सरकार में क्यों ठनी है? क्यों कंगना पर हथौड़ा चलाकर उद्धव सरकार ने मामले को इस नौबत पर ला खड़ा किया? सूत्रों की माने तो कल जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई तो शरद पवार ने नसीहत दी कि कंगना से उलझने की जरूरत नहीं थी, इससे मामला तूल नहीं पकड़ा। जबकि उद्धव ने पवार से कहा कि कार्रवाई जरूरी थी क्योंकि बीजेपी उनकी सरकार को जानबूझकर निशाना बना रही है। वो कंगना जैसे मोहरों का इस्तेमाल कर सरकार को बदनाम कर रही है। उद्धव ने कहा कि ये कोरोना से लेकर पालघर और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी देखा गया। जब से आदित्य ठाकरे का पूरा जो नाम था वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में घसीटने की कोशिश करी थी, तब से ही शिवसेना मानो खिसियाई बिल्ली की तरह बिल्कुल नजर आ रही थी। उसमें बहुत क्रोध था, बड़ा गुस्सा था वो। इन सब के बीच कंगना मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी दखल दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय मेहता से बात की और कंगना के खिलाफ हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताई। मेहता से इस बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देने की बात भी कही। राज्यपाल इस विषय पर केंद्र को एक रिपोर्ट देने वाले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी कंगना के समर्थन में आ गया है। संघ के सह संपर्क प्रमुख रामलाल ने कंगना के दफ्तर पर चले हथौड़े की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया, असत्य के हथौड़े से सत्य की नींव नहीं हिलती। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लिखी लिखाई है, पर शायद शिवसेना इसके पीछे की राजनीति को समझ नहीं पाई और कंगना के तौर पर आगे किए गए बीजेपी के जाल में फंस गई। दूसरी तरफ कांग्रेस चुप है और पवार कंगना पर कार्रवाई को गैर जरूरी बता चुके हैं। मौसमी सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। आज की इस पेशकश आक्रमण में इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।